भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनको हम प्यार से, श्रद्धा से, सम्मान के साथ बाबा साहब के नाम से भी पुकारते हैं, भारतीय राजनीति के एक लोकप्रिय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक तथा अर्थशास्त्री थे। इन्होंने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन्होंने नव बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया तथा इन्हें भारतीय संविधान के जनक, भारतीय गणतंत्र के निर्माता, भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री के रूप में जाना जाता है। इनकी सेवाएं देश और समाज के लिए इतनी अमूल्य हैं कि हम आज भी उनके कार्यों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इस महू को आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, माता भीमाबाई सकपाल थीं। यह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। बाबा साहब मराठी मूल के थे। इनके पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। यह हिंदू की महार जात से संबंधित थी, जिसे अछूत माना जाता था। इनका जन्म महू में सैनिक छावनी में हुआ था। बाबा साहब बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार थे, लेकिन अछूत होने के कारण उन्हें पग पग पर सामाजिक भेदभाव सहन करना पड़ रहा था। बाबा साहब का बचपन का नाम विवाह था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने इनका एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवाया। 7 नवंबर 1900 को इनका एडमिशन हुआ था। इस तिथि को महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते थे। इनका परिवार कबीरपंथी था। ये कबीर पंथ में विश्वास करते थे। बाबा साहब पढ़ने में बहुत होशियार थे। चूँकि उस दौर में निम्न जातियों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी। यहाँ लोग उतना समर्थ नहीं थे जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकें। इनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे और यह सूबेदार के पद से, नामे सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसी बीच 1906 में इनका विवाह रमाबाई अंबेडकर से हुआ। 1913 में 22 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब को बड़ौदा रियासत से एक फेलोशिप मिली। बड़ौदा रियासत के महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ के द्वारा इन्हें फेलोशिप प्राप्त हुई थी, छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, जो $11.5 प्रति माह हुआ करती थी। यह छात्रवृत्ति इन्हें 3 वर्षों के लिए प्राप्त थी। उच्च शिक्षा किसी छात्रवृत्ति का लाभ उठा करके बाबा साहब संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर गए और वहाँ पर उन्होंने एक कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया। लिविंगस्टन हॉल में इनके सहयोगी, इनके मित्र, पारसी समाज के
नवल भनेना थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करके 3 वर्ष की शिक्षा 2 वर्ष में ही समाप्त करके अंबेडकर जी भारत आए और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके तमाम लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए। उन्होंने अनेक किताबें लिखी, किंतु वहाँ चूंकि वह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, 1914 से 1918 तक का समय प्रथम विश्व युद्ध का था, जब वह उनके शोध और किताबें पुस्तक संग्रह भारत आ रहे थे दूसरी जहाज से, तो एक दुर्घटना में नष्ट हो गए। बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत लौट आए और उन्होंने बड़ौदा रियासत में सैनिक सचिव के रूप में अपनी नौकरी शुरू की, किंतु सामाजिक भेदभाव और दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने निजी ट्यूटर, लेखाकार और परामर्शदाता का भी कार्य किया, किंतु निम्न जात के होने के कारण वह वहाँ भी सफल नहीं हुए। भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए विचार विमर्श कर रहे थे, अतः साउथबरो कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए अंबेडकर जी को मौका बुलाया गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा। समाज में व्याप्त क्रोध, छुआछूत, दुर्व्यवहार का इन्होंने विरोध किया और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। 1920 में अंबेडकर जी ने मूक नायक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें इन्होंने इन्हीं सामाजिक विभेदों का उल्लेख किया, उनकी आलोचना की तथा समकालीन राजनीतिक नेताओं की भी आलोचना की, सामाजिक बुराइयों के प्रति उनके उदासीनता की आलोचना की। राष्ट्रीय स्तर पर 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना। अंबेडकर ने बहिष्कृत समाज, प्रबुद्ध भारत, समता अनेक पत्र निकाले, जिनका उद्देश्य था निम्न वर्ग के लिए संघर्ष करना। 1818 में अंग्रेजों और मराठों के युद्ध में मारे गए महार सैनिकों के सम्मान के लिए इन्होंने कोरेगांव विजय स्तंभ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और वीरगति प्राप्त महार जात के सैनिकों के नाम संगमरमर पर लिखवाए और इस तरह से यह कोरेगांव समारोह दलित स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। अंबेडकर जी ने जल के सार्वजनिक उपयोग पर बल दिया। महार नगर में चौदार जलाशय से सभी लोगों को अर्थात वंचितों के, अछूतों के जल के उपयोग के अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया, सत्याग्रह किया। कालाराम मंदिर के में प्रवेश के लिए एक बहुत ही अनुशासित सत्याग्रह चलाया। बेशक वह आंदोलन सत्याग्रह सफल नहीं हुआ, क्योंकि समाज की धारा एक नदी की धारा होती है, उसे एक बार बांधने में, सीधा बांधने में फायदा की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती। फिर भी उनका आंदोलन बहुत ही अनुशासित रहा। 1927 में साइमन आयोग भारत आया। साइमन आयोग का गठन किया गया। इस साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत के सभी प्रबुद्ध लोग, सभी राजनीतिक दलों ने इस आयोग का बहिष्कार किया और जगह जगह पर यह नारे लगाए
कि साइमन गो बैक, लेकिन अंबेडकर जी ने इनके साथ काम किया और सुधारों की एक फहरिस्त उन्होंने साइमन आयोग को सौंपी। यह एक सकारात्मक कदम था। 1930 में ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तब तक अंबेडकर शोषितों, वंचितों, दलितों के एक मसीहा के रूप में उभर रहे थे, इसलिए उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्हें भी आमंत्रित किया गया। अंबेडकर ने अपना पक्ष रखा, दुनिया ने देखा उनकी राजनीतिक कुशलता को, जिसमें उन्होंने कहा कि वंचितों और शोषितों के अधिकार और उनकी सुरक्षा कांग्रेस और सरकार से नहीं है, हमें अपना मार्ग खुद तय करना होगा, हमें अपना मार्ग खुद बनाना होगा। अंबेडकर जी के ये उद्घोष थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगा और उन्होंने कहा कि यह काम अन्य लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए सरकार ने पूर्व में दे दिए हैं। जैसे 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया, 1919 में सिखों और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया, इसलिए 1933 में या अगले सुधारों में दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएं। गांधी जी ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से भारत या हिंदू समाज छोटे छोटे में विभाजित हो जाएगा, यह सरकार की एक चाल है। लेकिन ब्रिटेन सरकार बाबा साहब के विचारों से सहमत थी। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक निर्णय दिए, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी का कहना था सवर्णों को हृदय परिवर्तन के लिए कुछ समय दिए जाने चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी समझते थे कि यह इतना जल्दी कुछ वर्षों का काम नहीं है। फिलहाल गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव में अंबेडकर जी ने अपने कदम पीछे खींचे और एक समझौता हुआ 1932 सितंबर 1932 में, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट के तहत दलितों को जो 148 सीटें दी गईं, पहले उन्हें 78 सीटें मिल रही थी। उस पैक्ट के तहत प्रांतों को शिक्षा अनुदान दिए गए और दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए गए। गांधी जी अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड समाप्त हो गया, किंतु अंबेडकर ने कहा, मिस्टर गांधी, मैं जानता हूं कि मैं सत्य हूं, लेकिन देश को आपकी अधिक आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके निर्णय को स्वीकार कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक युगद्रष्टा थे, एक विजनरी थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि समाज में सुधार, अस्पृश्यता इतनी आसानी से मिटाई नहीं जा सकती, जो आज प्रत्यक्ष है, जो देखा जा सकता है कि उस दौर इतना 50 वर्ष बीतने के बाद या वर्षों बीतने के बाद हम पूरी तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या स्वर्णिम काल, उनके योगदान का स्वर्णिम काल भारत की स्वतंत्रता से शुरू होता है। गांधी कांग्रेस के विचारों से वह सहमत नहीं थे, उनके विचारों से यह लोग भी सहमत नहीं थे, लेकिन उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत के पक्षधर थे, उसको मानते थे। अतः देश को 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद देश के प्रथम विधि और न्याय मंत्री के रूप में श्री
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का चयन किया गया। वे भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। 29 अगस्त को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनोनीत किया गया। इनके साथ उस समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। कुल मिलाकर के अंबेडकर जी को लेकर के कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। इस समिति के कर्मठ और योग्य सदस्य सचिव BN राव जी थे। दोनों लोगों ने मिलकर के देश और दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनमें से सर्वोत्तम विधियों और विधानों का चयन करके देश के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया। इसलिए हम उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने देश समाज के साथ ही साथ अनेक ऐसे कार्य किए जो अतुलनीय हैं, विचारणीय हैं। संविधान में उन्होंने मूल अधिकारों की एक श्रृंखला दी, उसके सुरक्षा की एक गारंटी दी। अनुच्छेद 13 में उन्होंने लिखा कि कोई भी विधि उस स्तर तक शून्य है जहां वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। अनुच्छेद 14 में इन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक को कानून के समक्ष समता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 15 से इन्होंने धर्म, जाति, वंश के आधार पर विभेद को नष्ट किया। 16 में इन्होंने अवसर की समानता दी। 17 में इन्होंने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया। 19 में वाक की स्वतंत्रता रही और व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने, अपने धर्म को मानने, शिक्षा और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अधिकार दिए। अनुच्छेद 32 में उन्होंने संवैधानिक उपचारों को दिया कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। इस तरह से उन्होंने अधिकार ही नहीं दी, राज्यों को भी कुछ निर्देश दिए, जिसे निर्देशक तत्व के रूप में के नाम से हम जानते हैं। इसका उद्देश्य है राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान उनके सामाजिक क्रांति को ही प्रेरित करता है, उनके सामाजिक क्रांति के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करता है। वह एक महान युगदृष्टा थे, ये महान विजनरी थे। आज के समय के कुछ ऐसे विषय जिन पर बहुत चर्चा होती है, उन पर भी उनके दृष्टिकोण को, उनके विजन को जान लेना जरूरी होगा। यदि हम उनकी जन्मदिन पर उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, तो सबसे विवादित मुद्दा आता है, जो तात्कालिक विषय था, वह धारा 370 के खिलाफ थे। कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी सीमाओं की सुरक्षा करे, आप यह भी चाहते हैं कि भारत वहां रोड, दूरसंचार, दूसरे शब्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, आप यह भी चाहते हैं कि भारत कश्मीर को अनाज और अन्य चीजों की आपूर्ति करे। उसके बदले में भारत सरकार को थोड़े से अधिकार मिलेंगे और भारतीय जनता को कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं होगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। अपने विधि मंत्री रहते हुए मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकता। यह उस दौर में उनके उद्गार थे। यह विवाद आगे बढ़ा। शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी से संपर्क किया, जो उस समय विदेश में थे। नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर से संपर्क किया। गोपाल स्वामी अयंगर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया, जो उस समय गृह मंत्री तथा राज्यों के
रियासतों के एकीकरण का मंत्रालय भी देख रहे थे। पटेल जी ने 370 का प्रस्ताव संसद में रखा। ज्यादातर लोग इसके विरोध में थे, लेकिन पटेल जी ने कहा नेहरू जी चाहते हैं कि इसको पास कर दिया जाए, उसमें कुछ वैदेशिक इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, लेकिन चूंकि हम सदन में बहुत से लोगों की भावनाएं इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम इसको टेम्परेरी से इंगित करते हैं। लेकिन पटेल जी को, शायद अन्य लोगों को भी यह नहीं पता था, उसी गुजरात से 2 लोग आएंगे, उस टेम्परेरी को परमानेंटली हटा देंगे। इस पूरे वाद विवाद में अंबेडकर जी सदन में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा प्रमुख इशू है समान नागरिक संहिता पर उनके विचार। समान नागरिक संहिता, समान कानून, बाबा अंबेडकर का भारत एक वैज्ञानिक सोच का भारत था, जिसमें सभी लोगों को अवसर की समान अवसर, समान कानून पर आधारित था। 1948 में, चूंकि 1935 में उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो चुका था और वह शारीरिक रूप से बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, इसलिए 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से दिल्ली में अपना दूसरा विवाह किया। शारदा कबीर ने अपना नाम परिवर्तित करके सविता अंबेडकर कर लिया। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इस कानून के द्वारा भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन होने थे, जिसमें महिलाओं के विवाह, उत्तराधिकार तथा आर्थिक विषयों पर लैंगिक समानता लाने का प्रयास किया गया, किंतु यह बिल पास न हो सका। नेहरू जी कुछ कैबिनेट के सहयोगी बिल के पक्ष में थे, किंतु राजेंद्र प्रसाद पटेल जी इस बिल के पक्ष में नहीं थे। बिल फ्लॉप कर गया, बिल फेल हो गया, बिल पास नहीं हो सका। बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में राज्यसभा के लिए आए, राज्यसभा में चुनकर आए। 1950 के दशक में इनका झुकाव नव बौद्ध की तरफ से बढ़ता जा रहा था। सिलोन, म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। 1955 में इन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ का गठन किया। 1956 में अपनी पत्नी सविता अंबेडकर कुछ अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। यह दीक्षा नागपुर में हुई और महास्थवीर चंद्रमणि ने इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उनकी सेवाएं, देश के लिए उनका समर्पण, समाज विशेषतः वंचितों, शोषितों और अछूतों के प्रति उनका प्रेम और उनके लिए संघर्ष इस समाज के लिए, देश के लिए एक अमूल्य धरोहर है, एक पथ प्रदर्शक है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। भारत सरकार ने 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। यह दिल से ही सही बहुत अच्छा कदम था, बहुत ही सराहनीय कदम था। हम उनके जन्म दिवस पर आज अपनी वेदनाएं, अपनी भावनाएं बाबा साहब को समर्पित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।